हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ओपोलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का क्या दे दिया था, इंट्रोडक्शन दे दिया था। न्यूटन्स फर्स्ट और सेकंड लॉ को अप्लाई कैसे करना है, क्या होता है न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, क्या होता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो बस डेफिनेशंस पढ़ी थी, एक्ट कैसे होता है वो पढ़ा था, लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स सेकंड लॉ को एक साथ कैसे अप्लाई करें इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो आज का लेक्चर किस चीज़ पे है, इसी चीज़ पे कि न्यूमेरिकल को तुम्हें अप्रोच करना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन कैसे होंगे, स्टेप्स में होंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलो, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हम रिलेट करने वाले हैं कि वर्किंग विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, दोनों लॉ के साथ कैसे काम किया जाए। कुछ स्टेप्स हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो हेडिंग मैंने यहाँ क्या डाली है, वर्किंग विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो भाई देखो, न्यूटन्स लॉ जो है किस चीज़ की बात करता है, एक पार्टिकल की बात करता है, एंड रेफर्स टू व्हाट, फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, एंड बात करता है किसकी, मास एंड एक्सीलरेशन की। तो मास और एक्सीलरेशन को किससे रिलेट करते हैं, फोर्स से रिलेट करते हैं, और एक पार्टिकल की बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बारे में। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ किस चीज की बात करते हैं, एक किसी पार्टिकल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एक पार्टिकल की बात करते हैं। ठीक है, एंड इस पे लगने वाले फोर्सेस की बात करते हैं और रिलेट करते हैं किस चीज से, एक्सीलरेशन एंड व्हाट, मास, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एंड व्हाट, मास। तो भाई ध्यान रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है हमेशा एक पार्टिकल पे लगता है। तो क्या एक्सटेंडेड बॉडीज पे भी लग सकता है। एक्सटेंडेड बॉडीज मतलब कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं भी एक बॉडी हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं। ठीक है, एक ब्लॉक है या एक क्या है, ये आपकी मान लो क्या है, बुक है। तो इस बुक में कितने पार्टिकल हैं, अनंत, इन्फिनिटी। बुक में कितने पार्टिकल है, इन्फिनिटी। और ये बुक क्या है, इस पे किसी ने यहां से फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। किसी ने यहां से फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है विद एक्सीलरेशन ऑफ व्हाट, ए। और इस बुक का मास क्या है, एम है। तो क्या इस बुक पे न्यूटन्स फर्स्ट और सेकंड लॉ लगा सकते हो, लगा सकते हो या नहीं, बताओ। लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, जब ये जो एक्सीलरेशन है वो पूरी बुक के लिए क्या हो, सेम हो। मतलब बुक में जितने भी पार्टिकल हैं, इन्फिनिटी पार्टिकल, हर पार्टिकल के लिए जो एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक एक्सटेंडेड बॉडी, एक बड़ी बॉडी पे लग सकता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल पे लगाया जा सकता है। अगर एक्सीलरेशन डिफरेंट होता इन पार्टिकल्स में, इन पार्टिकल्स का एक्सीलरेशन क्या होता, डिफरेंट होता, तो न्यूटन्स लॉ को कभी भी जिंदगी में कभी भी नहीं लगा सकते। न्यूटन्स लॉ वहीं लगेगा एक्सटेंडेड बॉडी पे जहां पे एक्सीलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल विल बी व्हाट, सेम। तो ये तो एक छोटी सी कहानी हुई कि कैसे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में। ठीक है, अब मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, 4 स्टेप्स हैं। कोई भी क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इन चारों स्टेप को ध्यान में रख के करेंगे। ठीक है, आज मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो लिखना नहीं है स्टेप्स को, बस दिमाग में रखना क्या क्या स्टेप्स है। अच्छा, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। 4 स्टेप आपने कर ली, हर न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले डिसाइड दी फोर्सेस। व्हाट, डिसाइड दी फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस हैं, क्या कह रहा हूं, जितने भी फोर्सेस हैं सबसे पहले क्या कर लो, डिसाइड कर लो। सबसे पहले क्या कर लो, डिसाइड कर लो कि कौन कौन से फोर्स हैं, कौन कौन से फोर्स हैं जो उस पार्टिकल पे क्या लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्स हैं जो उन पार्टिकल पे क्या लग रहे हैं। बट एक बात ध्यान की है, फोर्सेस को अगर तुम्हें डिसाइड करना है तो पहले सिस्टम को समझना पड़ेगा। क्या, फोर्सेस को अगर आपको डिसाइड करना है कि एक बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, उससे पहले आपको क्या, सिस्टम को समझना पड़ेगा। क्योंकि सिस्टम कुछ भी हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स या कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, ब्लॉक, पुली, ये सब आपको दे दिया और आपसे कुछ पूछ लिया, फोर्सेस बताओ इस पे, तो पहले ये नहीं बोलेंगे कि पूरे सिस्टम पे फोर्सेस लगाओ, बोलेंगे कि इस ब्लॉक पे फोर्स बताओ कौन सा लग रहा है। तो सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि वो सिस्टम कौन सा, उस केस में क्या सिस्टम क्या है, ब्लॉक है। तो पहले सिस्टम की जानकारी लेंगे, फिर क्या, फोर्सेस की जानकारी लेंगे। तो क्या पहले मैं फोर्सेस की जगह लिख दूं सिस्टम,
लिख देते हैं डिसाइड दी सिस्टम फर्स्ट, तब बात करेंगे किसकी, फोर्सेस की। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो चीज है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन, जिस चीज के बारे में पढ़ना है वही क्या है, सिस्टम है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पे सिस्टम को भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, सिस्टम कोई भी एक पार्टिकल हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल हो सकता है, एक ब्लॉक हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ब्लॉक्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग एंड ब्लॉक हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है सिस्टम का। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका कोई प्लेन है, उसके ऊपर एक क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है व्हाट, तीसरा ब्लॉक, और यहाँ पे लगी है आपकी क्या, एक पुली लगी है, और ये स्ट्रिंग लटकी हुई है इस तरह से, और यहाँ पे एक है आपकी शार्प डिस्क। क्या है, ये है डिस्क। इस डिस्क पे एक और ब्लॉक लगा हुआ है जो कि कौन सा है, डी ब्लॉक। ठीक है, डी ब्लॉक। यहाँ पे एक दूसरा प्लेन है, और यहाँ पे भी एक क्या लगी हुई है, आपकी पुली लगी हुई है। क्या लगी हुई है, पुली, जो रोटेट होती है, जिसके ऊपर स्ट्रिंग घूमती है, और इस पुली से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और स्ट्रिंग पे एक और ब्लॉक लगा हुआ है ई, और इस ब्लॉक को एक आदमी खींच रहा है। क्या, इस ब्लॉक को एक आदमी खींच रहा है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, सिचुएशन। ये आपकी सिचुएशन। इस सिचुएशन एक बार और मैं ध्यान से समझा देता हूं कि ए और बी जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ए और बी हमेशा क्या, साथ साथ चलेंगे। सी इस पे स्लाइड करेगा ऑब्वियसली। डिस्क जो है स्लाइड कर सकती है स्ट्रिंग पे, डिस्क जो है स्ट्रिंग पे स्लाइड कर सकती है, लेकिन ब्लॉक डी स्ट्रिंग पे स्लाइड नहीं करेगा। ये एक सिचुएशन है। ब्लॉक ई इस डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है। ठीक है, तो यही एक सिचुएशन। मेन थिंग क्या थी कि डिस्क स्लाइड कर सकती है, बाकी का कोई भी ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। ए और बी जो है, बी जो है ए के ऊपर स्लाइड नहीं करेगा, एक साथ ही चलेंगे। मतलब ए और बी का एक्सीलरेशन हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं सिस्टम की बात करूं, किसकी बात करूं, सिस्टम की बात करूं, तो सिस्टम कैन बी ए, सिस्टम कैन बी बी। ए को भी सिस्टम मान सकते हैं, बी को भी सिस्टम मान सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस चीज के बारे में स्टडी करनी है। जिस चीज की स्टडी करनी है उसी को क्या मान लेंगे, सिस्टम मान लेंगे। तो यहाँ पे हम सिस्टम को ही डिसाइड कर रहे हैं। मान लो ए के बारे में स्टडी करनी है, ए को सिस्टम मान लिया, फिर बी को भी मान लिया। अगर मैं चाहता हूँ ए और बी की दोनों साथ स्टडी करूँ, कर लो। अगर मैं चाहता हूँ ए और बी की दोनों साथ स्टडी करूँ तो कर लो। और अगर मैं चाहता हूँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एक साथ स्टडी करूँ तो क्या मैं इसको सिस्टम मान सकता हूँ? ए प्लस बी प्लस सी को क्या मैं सिस्टम मान सकता हूँ? मान सकता हूँ। क्यों? जब ये रोप को खींच रहा है तो सबका एक्सीलरेशन सेम होगा, पहली बात तो। ठीक है, एक्सीलरेशन मेन चीज थी। दूसरा, इनका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में चल रहा है? हॉरिजॉन्टल में। तो सब कुछ सेम डायरेक्शन में चल रहा है, एक्सीलरेशन भी सेम है, तो इसको सिस्टम मान सकते हैं। सेकेंड थिंग, ई भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या मैं सी प्लस ई को भी एक सिस्टम मान सकता हूं? देखो, सी और ई का एक्सीलरेशन तो सेम है ही, तो क्या डायरेक्शन भी सेम है? डायरेक्शन भी सेम है, तो यस, सी और ई को भी क्या एक सिस्टम माना जा सकता है। और डी किस डायरेक्शन में जा रहा है? नीचे, ऑब्वियस सी बात है, नीचे जा रहा है। तो क्या डी प्लस ई को मैं एक सिस्टम मान सकता हूं? नहीं, कभी नहीं। अब ध्यान देना, डी प्लस ई को मैं सिस्टम नहीं मान सकता, क्योंकि एक्सीलरेशन में भी सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। ई का डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, डी का डायरेक्शन है वर्टिकल। अगर डायरेक्शन भी अलग हो गया तो उसको एक सिस्टम नहीं माना जा सकता। तो डी प्लस ई कभी एक सिस्टम नहीं होंगे, ध्यान देना। डी प्लस ई कभी एक सिस्टम नहीं हो सकते, तो बस डी प्लस ई कभी एक सिस्टम नहीं होंगे। तो क्या ये डिस्क और डी ब्लॉक सिस्टम हो सकते हैं? बोलो, क्या डिस्क और डी ब्लॉक सिस्टम हो सकते हैं? डिस्क प्लस डी क्या सिस्टम हो सकते हैं? नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं हो सकते? देखो, डायरेक्शन तो सेम ही है। नहीं, डायरेक्शन तो सेम है, बट डिस्क कैन स्लाइड। डिस्क कैन स्लाइड, ये स्लाइड कर रही है।
अगर ये स्लाइड कर रही है तो इसका एक्सीलरेशन और डी का एक्सीलरेशन कभी बराबर नहीं होगा। एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क विल नॉट बी इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ व्हाट, डी। अगर एक्सीलरेशन ही बराबर नहीं होगा तो आप उसको एक सिस्टम मान ही नहीं सकते। तो मैंने क्या हेडिंग डाली, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप 1 है ये, ठीक है। स्टेप 1 ये है डिसाइड द सिस्टम। पहली बात, सबसे पहले क्या करना है, सिस्टम डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड होगा, ऐसे डिसाइड होगा, मैंने बता दिया। सिस्टम क्या क्या हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कंडीशन बस एक है, एक्सीलरेशन सब ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल्स का सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई एक्सीलरेशन ही जब वेक्टर क्वांटिटी, अगर एक्सीलरेशन सेम है तो डायरेक्शन सेम होगा ही होगा। लेकिन इस केस में देखो, इन दो पार्टिकल है ना अलग अलग, डायरेक्शन अलग है, सिस्टम नहीं मान सकते, इन दोनों को एक साथ सिस्टम नहीं मान सकते। तो सिस्टम कैसे डिसाइड होता है, समझ में आ गया। स्टेप नंबर 2। अब जब सिस्टम समझ में आ गया, इसके बाद आइडेंटिफाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। पहले हम बात कर रहे थे, सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, डिसाइड द फोर्सेस। तो फोर्सेस को डिसाइड करने के लिए सिस्टम पढ़ा। अब आइडेंटिफाई द फोर्सेस ऑन द व्हाट, सिस्टम। क्या हेडिंग डालूंगा, आइडेंटिफाई द फोर्सेस। फोर्सेस को पहचानो, फोर्सेस को पहचानो। भाई सिस्टम के ऊपर कोई भी जो फोर्स लग रहे हैं उनको पहचानो। सर पहली स्टेप क्या है, पहले सिस्टम को पहचानो। एक एग्जांपल ले लो, मान लो एक व्यक्ति हैं, एक सरफेस पे खड़े हैं कहीं भी और अपने सर पे एक भारी भरकम बोझ लेके जा रहे हैं, जैसे क्या बोलेंगे, लोड। एक लोड लेके जा रहे हैं, जैसे गांव में जाते हैं ना परात वरात रख के, वही सिचुएशन है। एक व्यक्ति है अपने सिर पे कुछ रख के लेके जा रहा है और कहाँ पे चल रहा है, रोड पे चल रहा है, कहीं भी चल रहा है। तो आइडेंटिफाई दिस फोर्सेस, ये आपके सामने क्या है, एक सिचुएशन है। अब मेरे को फोर्सेस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। फोर्सेस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो फोर्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे को सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो सिस्टम क्या है, यहाँ पे देखो सिस्टम क्या है। मान लो सिस्टम ये एक क्या है, बॉय है। एक सिस्टम मैंने मान लिया क्या है, बॉय है। अगर मैं बॉय को सिस्टम ना मानूं और लोड को ही सिस्टम मान लूं तो उसके इसकी भी बात करेंगे। अगर लोड अगर सिस्टम है तो उसके इसकी भी बात करेंगे। सिस्टम कहाँ कौन कौन से हो गए हमारे, बॉय और लोड, दो सिस्टम है मान लो। अब क्या करेंगे, सिस्टम आइडेंटिफाई करने के बाद आइडेंटिफाई दी फोर्सेस। फोर्स एक्जेक्टेड बाय व्हाट, फोर्सेस exerted ऑन सिस्टम। सिस्टम के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको क्या करना है, पहचानना है। सिस्टम के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको क्या करना है, फोर्सेस एक्जेक्टेड ऑन और वाई। देखो सिस्टम पे लग रहे हैं, फोर्सेस एक्जेक्टेड वाई करेंगे, फोर्सेस एक्जर्टेड बाय ऑन दी सिस्टम। फोर्सेस किसकी वजह से लग रहे हैं, तो देखो बॉय के ऊपर फोर्सेस किसकी वजह से लग रहे हैं, बॉय तो ये बेचारा दबा पड़ा है। बॉय के ऊपर फोर्सेस किसकी वजह से लग रहे हैं, पहला फोर्स तो अर्थ की वजह से लग रहा होगा, क्योंकि अर्थ पे है। तो अर्थ का सबसे बड़ा फोर्स क्या है, ग्रेविटी फोर्स। वो क्या करना चाहती है, अर्थ जो है सबको अपनी तरफ खींचना चाहती है। तो अर्थ एक ना एक फोर्स लगा रही है, अर्थ जो है एक ना एक फोर्स इस बॉय पे लगा रही है, ये तो श्योर है। दूसरा क्या है, ये लोड जो है ये भी फोर्स लगा रहा है। लोड जो है, लोड से पहले सरफेस देखो ना, सरफेस पे खड़ा है तो सरफेस भी तो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। जिन बॉडीज के कांटेक्ट में है वो सब फोर्स लगा रही है, ध्यान रखना। और तीसरा लोड भी फोर्स लगा रहा है। तो ये तीन क्या है, तीन ऑब्जेक्ट हैं, तीन कांटेक्ट फोर्स हैं जो किस पे लग रहे हैं, सिस्टम पे। और सिस्टम क्या है, बॉय। तो अर्थ की वजह से बॉय पे फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स है, विच फोर्स। फोर्स का नाम लिखेंगे, अब क्या करेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर बात करेंगे नेचर ऑफ फोर्स की, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। अर्थ की वजह से सिस्टम पे कौन सा फोर्स लग रहा है, बॉय पे, बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको मैंने बोल दिया क्या, डब्ल्यू। अर्थ की वजह से बॉय पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको बोल दिया क्या, डब्ल्यू। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ, पक्का। कौन सा फोर्स, नेचर क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। दूसरा सरफेस की वजह से इस बॉय पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सरफेस पे खड़ा है तो कांटेक्ट फोर्स है, पढ़ाया था मैंने।
पढ़ाया था कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स जो है। तो सरफेस जो है बॉय के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, मान लो वो क्या है, नॉर्मल फोर्स है। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पढ़ाया है मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रो। सिमिलरली जो लोड है वो बॉय पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सा फोर्स, वो भी नॉर्मल फोर्स होगा, मान लो वो N1 है। N1 N1 थोड़ी ना बराबर हो जाएंगे, सरफेस की वजह से अलग नॉर्मल है और लोड की वजह से अलग नॉर्मल है। लेकिन ये नॉर्मल जो है लोड की वजह से मैन पे किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। लोड ऊपर रखा है ना, तो सिस्टम तो ये है, तो सिस्टम पे नीचे की तरफ लग रहा है, कौन सा फोर्स है, वो भी कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सिमिलरली अगर मैं लोड को सिस्टम मान के चलूं तो लोड पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखो एक तो अर्थ लगा रही है, अर्थ तो सब पे ही लगाएगी, ठीक है, और दूसरा ये मैन भी तो लोड पे लगा रहा है, अगर लोड मैन पे लगा रहा है तो मैन भी लोड पे लगा रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता ही है, कॉन्टैक्ट फोर्स यही होता है, ठीक है। तो कौन सा फोर्स, मैन की वजह से जो फोर्स है, ठीक है। तो अर्थ की वजह से जो फोर्स है वो तो W है, नीचे की डायरेक्शन में, किसकी वजह से, क्या है वो, ग्रेविटी। दूसरा मैन की वजह से लोड पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, नॉर्मल फोर्स N1। लेकिन मैन लोड पे जो फोर्स लगा रहा है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन हो गया चेंज। और वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। दो स्टेप्स आपकी हो गई। पहली स्टेप क्या थी, डिसाइड द सिस्टम, पहले सिस्टम को डिसाइड करो कि सिस्टम क्या है। अब फिर दूसरा आइडेंटिफाई द फोर्स है। अब सिस्टम डिसाइड हो गया, उसके बाद क्या करो, फोर्सेस को आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। इस एग्जांपल में हमने सिस्टम को डिसाइड किया, मान लो पहली बार बॉय को सिस्टम माना, फिर लोड को सिस्टम माना, फिर फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया। थर्ड स्टेप क्या है आपकी, भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही रहने वाली है, लेकिन इन दो के बिना वो भी काम की नहीं इन दो के बिना वो भी काम की नहीं है। देखो थर्ड स्टेप है आपकी, मेक फ्री बॉडी डायग्राम। स्टेप नंबर 3, मेक फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सिस्टम डिसाइड हो गया, फोर्सेस डिसाइड हो गई, अब बनाना है क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, आखिर ये है क्या फ्री बॉडी डायग्राम, ये फ्री बॉडी है क्या, जो भी आपका सिस्टम है सबसे पहले उसे एक पार्टिकल कंसीडर करना है। एग्जाम्पल यही है, और मान लो इस केस में सिस्टम मैंने पहले बॉय को ले लिया, बॉय इज अ सिस्टम, ठीक है। बॉय को अगर मैंने सिस्टम ले लिया तो सिस्टम को सबसे पहले एक पार्टिकल मान लेना। फ्री बॉडी डायग्राम में सिस्टम को सबसे पहले क्या मान लेना, पार्टिकल मान लेना। ये लो पार्टिकल मान लिया, ये क्या है, ये बॉय है, ठीक है। अब ऐसा नहीं बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसा बनाएंगे, अलग से दूसरा डायग्राम बनाना है, ये नहीं, इसके अलावा दूसरा डायग्राम बनेगा फ्री बॉडी। अब जब सिस्टम डिसाइड हो गया, अब इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर देना उनके डायरेक्शन के अलोंग, ठीक है। तो बॉय पे कौन सा फोर्स लग रहा था, अर्थ की वजह से लग रहा था W फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, तो अर्थ ने नीचे की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगाया, W। दूसरा सरफेस की वजह से लग रहा था नॉर्मल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स सरफेस ने लगाया ऊपर की डायरेक्शन में। तीसरा लोड की वजह से लग रहा था N1 नीचे की डायरेक्शन में, तो लोड की वजह से लग रहा है व्हाट, N1 नीचे की डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया भाई, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या है, लुल्लू चीज़ है, लुल्लू नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर बॉय सिस्टम है तो मान लो इफ लोड इज सिस्टम, अगर लोड सिस्टम है तो क्या हुआ, हम घबराते हैं क्या, लोड को मान लिया एक पार्टिकल, और लोड पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, अर्थ की वजह से W लग रहा है नीचे, अर्थ की वजह से W लग रहा है कहाँ, नीचे। मैन की वजह से N1 लग रहा है कहाँ, ऊपर, मैन की वजह से N1 लग रहा है कहाँ, ऊपर। ये लो फ्री बॉडी डायग्राम। क्या फ्री बॉडी डायग्राम क्या था, कुछ भी नहीं, लुल्लू चीज़ थी। क्या था, लुल्लू चीज़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। अभी तो छोटा सा एग्जांपल था, क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आती हैं, वहाँ पे हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। यहाँ समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है छोटा सा, डिटेल में और पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के साथ देखेंगे, जब सिचुएशन आएगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्टेप 3 हो गया, ये स्टेप 4 है छोटी सी। स्टेप 4 क्या है, डिसाइड द एक्सिस, डिसाइड द एक्सिस। एक्सिस डिसाइड करना है हमको कि फोर्सेस कहाँ एक्ट हो रहा है,
एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन, तो वो एक्सिस डिसाइड कर लेनी है। मान लो कोई भी पार्टिकल है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है एफ एक्स, कोई फोर्स लग रहा है एफ वाई, और इस डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लग रहा है मान लो एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक्स डिसाइड करनी है। मान लो मैंने डिसाइड किया मैं तो एक्स और वाई डायरेक्शन की बात करूंगा, तो सारे जो फोर्सेस हैं उनको एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या कर लेना, रिजॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एफ समथिंग, अगर ये थीटा है तो ये एफ कोस थीटा, ये यहाँ पे हो गया एफ साइन थीटा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करना है, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस क्या करना है, 0 एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस 0, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू व्हाट, ma। फिर दूसरा ये F इज इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो भाई ये तो कुछ भी नहीं है, एक्सिस डिसाइड करना है, वो तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। तो पहली स्टेप क्या थी, आपको सिस्टम को डिसाइड करना था कि सिस्टम क्या है। फिर इस सिस्टम के ऊपर आइडेंटिफाई दी फोर्सेस, फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, फोर्सेस पता हो गए। अब क्या बनाना था, 3 बॉडी डायग्राम बनाना था स्टेप नंबर 3 में। 3 बॉडी डायग्राम बना लिया। अब अगर फोर्स इधर उधर कहीं लग रहे हैं तो उनको रिजॉल्व भी कर लो, एक्स और वाई डायरेक्शन में अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। बस फिर क्या, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस 0 और F इक्वल्स टू ma, दोनों एक साथ लग गए। क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। ये क्या है, F इक्वल्स टू ma क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ, दोनों एक साथ लग रहे। यही तो हेडिंग थी, वर्किंग विद न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, दोनों एक साथ लगा दिए। कब लगाए, जब चारों स्टेप के बारे में जानकारी ले ली। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपकी ये 4 स्टेप हैं जो आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर आप दोबारा से देखिए, अच्छे से देखिए। नेक्स्ट लेक्चर से इस चैप्टर में केस स्टडी करेंगे कि किस सिचुएशन में किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।